सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भावना को, इस नई व्यवस्था को जी करके दिखाया है। संविधान निर्माताओं की जो भावनाएं थी, उसको जीने में पिछले 75 साल भारत का नागरिक हर कसौटी पर खरा उतरा है। और इसलिए भारत का नागरिक सर्वाधिक अभिनंदन का अधिकारी है। आदरणीय सभापति जी, संविधान निर्माता इस बात में बहुत सजग थे। वो ये नहीं मानते थे कि भारत का जन्म 1947 में हुआ है। वो ये नहीं मानते थे कि भारत में लोकतंत्र 1950 से आ रहा है। वे मानते थे यहाँ की महान परंपरा को, महान संस्कृति को, महान विरासत को, हजारों साल की उस यात्रा को, उसके प्रति वो सजग थे। उनको इस बात का पूरा भान था। आदरणीय सभापति जी, भारत का लोकतंत्र, भारत का गणतांत्रिक अतीत बहुत ही समृद्ध रहा है, विश्व के लिए प्रेरक रहा है। और तभी तो भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। हम सिर्फ विशाल लोकतंत्र है इतना नहीं, हम लोकतंत्र की जननी है। आदरणीय सभापति जी, मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं 3 महापुरुषों के कोट इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, मैं संविधान सभा के अंदर हुई चर्चा का उल्लेख कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, सदियों के बाद हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है, ये हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थी, जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे। दूसरा कोट मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। वे भी इस संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था, इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां ये इतिहास के शुरुआत से ही है। और तीसरा कोट मैं बाबा साहब आंबेडकर का कह रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में
15 माननीय महिला सदस्य थी और सक्रिय सदस्य थी। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वे सभी बहनें अलग अलग बैकग्राउंड थी, अलग अलग क्षेत्र की थी और संविधान में उन्होंने जो जो सुझाव दिए उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहां शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया है। आदरणीय सभापति जी, जब G20 समिट हुई उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट का विचार रखा और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से अब आगे जाने की जरूरत है और इसलिए हमने विमेन लेड डेवलपमेंट की चर्चा को अंजाम दिया। इतना ही नहीं, हम सभी सांसदों ने मिलकर के एक स्वर से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके हमारी महिला शक्ति को भारतीय लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम लोगों ने कदम उठाए। आदरणीय सभापति जी, आज हम देख रहे हैं हर बड़ी योजना के सेंटर में महिलाएं होती है और ये जो संविधान के हम 75 वर्ष मना रहे हैं, ये संयोग है और अच्छा संयोग है कि भारत के राष्ट्रपति के पद पर एक आदिवासी संविधान की भावना की एक अभिव्यक्ति भी। आदरणीय सभापति जी, इस सदन में भी लगातार हमारे महिला सांसदों की संख्या बढ़ रही है, उनका योगदान भी बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद में भी उनका योगदान बढ़ रहा है। आज सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, खेलकूद का क्षेत्र हो, क्रिएटिव वर्ल्ड की दुनिया हो, जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान, महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश के लिए गौरव दिलाने वाला रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, खास करके स्पेस टेक्नोलॉजी में उनके योगदान की सराहना हर हिंदुस्तानी बड़े गर्व के साथ कर रहा है और इन सब की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारा संविधान है। आदरणीय सभापति जी, अब हमारा देश बहुत तेज गति से विकास कर रहा है। भारत बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत कदम रख रहा है। और इतना ही नहीं, 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है कि जब हम आजादी की शताब्दी मनाएंगे, हम इस देश को विकसित भारत बना करके रहेंगे। ये हर भारतीय का संकल्प, ये हर भारतीय का सपना है। लेकिन इस संकल्प से सिद्धि के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, वो है भारत की एकता। हमारा संविधान भी भारत की एकता का आधार है।
हमारे संविधान के निर्माण काल में इस देश के बड़े बड़े दिग्गज थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, साहित्यकार थे, विवेचक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, शिक्षाविद थे, कई फील्ड के प्रोफेशनल्स थे, मजदूर नेता थे, किसान नेता थे, समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व था और सबके सब भारत की एकता के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे। जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए, देश के अलग अलग भूभाग से आए हुए सभी लोग इस बात के प्रति सजग थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने चेताया, बाबा साहब का कोट पढ़ रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, समस्या ये है कि देश में जो विविधता से भरा जनमानस है, उसे किस तरह एक मत किया जाए, कैसे देश के लोगों को एक दूसरे के साथ होकर निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि देश में एकता की भावना स्थापित हो। आदरणीय सभापति जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना है कि आजादी के बाद एक तरफ संविधान निर्माताओं के दिल दिमाग में एकता थी, लेकिन आजादी के बाद विकृत मानसिकता के कारण या स्वार्थवश अगर सबसे बड़ा प्रहार हुआ तो देश की एकता के मूल भाव पर प्रहार हुआ। विविधता में एकता, ये भारत की विशेषता रही है। हम विविधता को सेलिब्रेट करते हैं और इस देश की प्रगति भी विविधता को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता में पले बड़े लोगों ने, भारत का भला न देख पाने वाले लोगों ने, और जिनके लिए हिंदुस्तान 1947 में पैदा हुआ जो धारणा बनी थी, उनके लिए वो विविधता में विरोधाभास ढूंढते रहे। इतना ही नहीं, विविधता के इस अमूल्य खजाना है हमारा, उसको सेलिब्रेट करने के बजाय उस विविधता में ऐसे जहरीले बीज बोने के प्रयास करते रहे ताकि देश की एकता को चोट पहुंचे। आदरणीय सभापति जी, हमें विविधता का उत्सव हमारे जीवन का अंग बनाना होगा और वही बाबा साहब आंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान के प्रकाश में ही मेरी बातों को रखना चाहता हूं और इसलिए अगर आप हमारी नीतियों को देखेंगे, पिछले 10 साल देश की जनता ने हमें जो सेवा करने का मौका दिया है, उसने हमारे निर्णयों की प्रक्रिया को देखेंगे तो भारत की एकता को मजबूती देने का निरंतर हम प्रयास करते रहे। आर्टिकल 370 देश की एकता में रुकावट बना पड़ा था, दीवार बना पड़ा था। देश की एकता हमारी प्राथमिकता थी, जो कि हमारे संविधान की भावना थी और इसलिए धारा 370 को देश की एकता हमारी प्राथमिकता है। आदरणीय सभापति जी, इस इतने बड़े विशाल देश में अगर आर्थिक रूप से हमें आगे बढ़ना है, हमारी व्यवस्थाओं को और विश्व को भी निवेश के लिए आना है, तो भारत में अनुकूल व्यवस्थाएं चाहिए।
और उसी में से हमारे देश में लंबे अरसे तक जीएसटी को लेकर के चर्चा चलती रही। मैं समझता हूं इकोनॉमिक यूनिटी के लिए जीएसटी ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। उस समय पहले की सरकार का भी कुछ योगदान है। वर्तमान समय में हमको इसको आगे बढ़ाने का अवसर मिला और हमने इसको किया, और वो भी वन नेशन वन टैक्स उस भूमिका को आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में राशन कार्ड गरीब के लिए बहुत बड़ी मूल्यवान दस्तावेज रहा है, लेकिन गरीब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता था तो गरीब कुछ भी उसको प्राप्त करने का हकदार नहीं बनता था। इतना बड़ा देश पर उसका किसी भी कोने में जाए उसका उत्तराई अधिकार। एकता के उस भाव को मजबूत करने के लिए हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात को कही। आदरणीय सभापति जी, देश के गरीब को, देश के सामान्य नागरिक को अगर मुफ्त में इलाज मिले तो गरीबी से लड़ने की उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। लेकिन उसके लिए जहां वो काम करता है वहां पर तो मिल जाए, लेकिन किसी काम बस वो बाहर गया है और वहां पर जो जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ता हो, ऐसे समय अगर उसको सुविधा नहीं मिलेगी तो व्यवस्था किस काम की। और इसलिए देश की एकता के मंत्र को जीने वाले हम लोगों ने ये तय किया कि वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और इसलिए हमने आयुष्मान भारत। आज बिहार के दूर दराज क्षेत्र का व्यक्ति भी अगर पुणे में कुछ काम कर रहा है और अचानक बीमार हो गया तो उसके लिए आयुष्मान कार्ड होना बहुत इनफ है, इसकी सेवा मिल सकती। आदरणीय सभापति जी, हम जानते हैं देश में कई बार ऐसा हुआ कि देश के एक हिस्से में बिजली थी लेकिन बिजली सप्लाई नहीं हो रही थी और उसके कारण दूसरे इलाके में अंधेरा था। और पिछली सरकार में हमने विश्व के अंदर भारत की बदनामी हेडलाइन से हुआ करती थी अंधेरे की, वो दिन हमने देखे हैं। और तब जाकर के एकता के मंत्र को लेकर के संविधान की भावना को जीने वाले हम लोगों ने वन नेशन वन ग्रिड को परिपूर्ण कर दिया। और इसलिए आज बिजली के प्रभाव को निर्विरोध रूप से हिंदुस्तान के हर कोने में ले जाया जा सकता है। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भेदभाव की बू आती रही है। हमने उसे मिटा करके देश की एकता को ध्यान में रखते हुए, एक संतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए हमने उस भेदभाव, उस भावना को खत्म करके एकता को मजबूत किया। हमने नॉर्थ ईस्ट हो या जम्मू कश्मीर हो, हिमालय की गोद के इलाके हो या रेगिस्तान के सटे हुए इलाके हो, हमने पूरी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर को एक सामर्थ्य देने का प्रयास किया है ताकि एकता के भाव को अभाव में से कारण कोई दूरी पैदा न हो, उसमें से बदलने का हमने काम किया। आदरणीय सभापति जी, युग बदल चुका है और हम नहीं चाहते हैं कि डिजिटल के क्षेत्र में हैव्स एंड हैव्स नॉट की स्थिति बन जाए। देश के लिए समान रूप से, और इसलिए दुनिया के अंदर बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि भारत का जो डिजिटल इंडिया की जो सक्सेस स्टोरी है उसका एक कारण है हमने टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने का प्रयास किया है। और उसी का भाग है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दिशा दिखाई है कि हमने ऑप्टिकल फाइबर हिंदुस्तान की हर पंचायतों तक ले जाने का प्रयास किया है ताकि भारत की एकता को मजबूती देने में हमें ताकत मिले। आदरणीय सभापति जी, हमारा संविधान की अपेक्षा है एकता की, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने मातृभाषा के महात्म्य को स्वीकारा है। मातृभाषा को दबा करके हम देश के जनमानस को संस्कारित नहीं कर सकते, और इसलिए हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी
मातृभाषा को बहुत बल दिया है और अब इस देश का गरीब का बच्चा भी मातृभाषा में डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है, क्योंकि हमारा संविधान सबसे पीछे है, उनकी सबसे दरकार करने का हमें आदेश देता है। इतना ही नहीं, हमने क्लासिकल लैंग्वेज की दिशा में भी कई लैंग्वेजेस जो जिनका हक बनता था उनको हमने उस स्थान पर रख करके हम लोगों का सम्मान किया था। देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत का अभियान देश के एकता को मजबूत, नई पीढ़ी को वो संस्कारित करने का काम हमारी तरफ से चल रहा है। आदरणीय सभापति जी, काशी तमिल संगमम और तेलुगु काशी संगमम ये आज एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है और समाज के निकटता को मजबूती देने का एक सांस्कृतिक प्रयास भी हमारा चलता रहा है। क्योंकि उसका कारण यही है कि संविधान की मूल धारा में भारत की एकता का महात्म्य स्वीकार किया गया है और उसको हमें बल देना चाहिए। आदरणीय सभापति जी, संविधान के आज 75 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहां तो 25 वर्ष का भी महत्व होता है, 50 वर्ष का भी महत्व होता है, 60 साल का भी महत्व होता है। जरा हम इतिहास की तरफ नजर करें कि संविधान यात्रा के इन महत्वपूर्ण पड़ाव का क्या हुआ था। जब देश संविधान के 25 वर्ष पूरे कर रहा था, उसी समय हमारे देश में संविधान को नोच लिया गया, इमरजेंसी आपातकाल लाया गया। संवैधानिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया, देश को जेल खाना बना दिया गया, नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सब दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का एक पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था। और अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई, तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया और मैं जब मुख्यमंत्री था उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकल, संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महात्मा समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी
मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है। और आज 75 साल हुए हमें अवसर मिला। मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी, तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता, संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती, तो नई पीढ़ी को काम आता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हर कोई अपने दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कई लोगों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत की भावनाओं से उठ करके देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती, तो समृद्धि मिलती न अनेक देश की नई पीढ़ी को। आदरणीय सभापति जी, मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं। इस संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहां तक कैसे आते। ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहाँ भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं। और आज संविधान ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। आदरणीय सभापति जी, उतार चढ़ाव तो आए, कठिनाइयां भी आई, रुकावटें भी आई, लेकिन मैं फिर एक बार देश की जनता को नमन करता हूं कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है। और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है। और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। आदरणीय सभापति जी, 1947 to 1952 इस देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। एक अस्थायी व्यवस्था थी, एक सिलेक्टेड सरकार थी, और चुनाव नहीं हुए थे। और जब तक चुनाव न हो तब तक एक इंट्रीम व्यवस्था के रूप में
किया गया था। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी, और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था 1951 में, जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें तो संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला, उन्होंने अभिव्यक्ति की इस आजादी को, उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये काम किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था। उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया, ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा, गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था, और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं, और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। आदरणीय सभापति जी, करीब 6 दशक में 75 बार संविधान बदला गया। आदरणीय सभापति जी,
के पहले प्रधानमंत्री जी ने बोया था, उस बीज को खाद पानी देने का काम एक और प्रधानमंत्री ने किया। उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। जो काम पहले प्रधानमंत्री करके गए और जो खून लग गया था 1971 में, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान बदल करके पलट दिया गया और 71 में ये संविधान संशोधन किया गया था। और क्या था, उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी प्रयोग कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। और इसने, इस परिवर्तन ने इंदिरा जी की सरकार को मौलिक अधिकारों को छीनने का और न्यायपालिका पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया, सक्षम बना दिया था। आदरणीय सभापति जी, खून मुंह पे लग गया था, कोई रोकने वाला था नहीं। और इसलिए जब इंदिरा जी के चुनाव को गैर नीति के कारण, असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने उनके चुनाव को खारिज कर दिया और उनको एमपी पद छोड़ने की नौबत आई, तो उन्होंने गुस्से में आकर के देश पर इमरजेंसी थोप दी, आपातकाल लगा दिया अपनी कुर्सी बचाने के लिए। अब उसके बाद इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी तो लगाई, संविधान का दुरुपयोग तो किया ही किया, भारत के लोकतंत्र का गला तो घोट ही दिया। लेकिन 1975 में 39वां संशोधन किया और उसमें उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, इनके चुनाव के खिलाफ कोई कोर्ट में जा ही नहीं सकता है, ऐसा उन्होंने, और वो भी रिट्रोस्पेक्टिव किया, आगे के लिए पीछे का भी, अपने पापों का भी उन्होंने। और आदरणीय सभापति जी, मैं संविधान की बात कर रहा हूं, मैं संविधान के आगे पीछे कुछ नहीं बोल रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, इमरजेंसी में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, देश के हजारों लोगों को जेलों में ठूस दिया गया, न्यायपालिका का गला दौड़ दिया गया, अखबारों की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। इतना ही नहीं, कमिटेड जुडिशरी, इस विचार को उन्होंने पूरी ताकत दी। और इतना ही नहीं, जिस जस्टिस एजाज खन्ना ने उनके चुनाव में उनको
खिलाफ जो जजमेंट दिया था वो इतना गुस्सा भरा था कि जब जस्टिस एजाज खन्ना जो सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने थे, जिन्होंने संविधान के सम्मान करते हुए उस पीरियड से इंदिरा जी को सजा दी थी, उन्होंने मुख्य न्यायाधीश नहीं बनने दिया। ये संविधान वाला लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी। आदरणीय सभापति जी, यहां भी ऐसे कई दल बैठे हैं जिनके मुखिया भी सारे जेल में हुआ करते हैं। इनकी मजबूरी है कि वहां जाके बैठे हैं, उनको भी जेलों में ठूस दिया गया। आदरणीय सभापति जी, देश पर जुल्म तांडव चल रहा था, निर्दोष लोगों को जेलों में ठूस दिया जाता, लाठियां बताई जाती, कई लोग जेलों में मौत के शरण हो गए और एक निर्दयी सरकार संविधान को चूर चूर करती रही। आदरणीय सभापति जी, ये परंपरा यहां नहीं रुकी। जो परंपरा नेहरू जी ने शुरू की थी, जिसको दूसरे प्रधानमंत्री जी इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि खून मुंह पे लग गया था और इसलिए राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संविधान को एक और गंभीर झटका दे दिया। सबको समानता, सबको न्याय, उस भावना को चोट पहुंचाई। आदरणीय सभापति जी, आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो का जजमेंट दिया था। एक भारत की महिला को न्याय देने का काम संविधान की मर्यादा और स्पीड के आधार पर देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक वृद्ध महिला को उसका हक मिला था सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शाहबानो की उस भावना को, सुप्रीम कोर्ट की उस भावना को नकार दिया और उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के खातिर संविधान की भावना को बलि चढ़ा दिया और कट्टरपंथियों के सामने सर झुकाने का काम कर दिया। उन्होंने न्याय के लिए तड़प रही एक वृद्ध महिला को साथ देने के बजाय उन्होंने कट्टरपंथियों का साथ दिया। संसद में कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फिर एक बार पलट दिया गया। आदरणीय सभापति जी, बात वहां से नहीं अटकी है। नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा जी ने आगे बढ़ाया और राजीव जी ने भी उसको ताकत दी, खाद पानी देने का काम किया। क्यों? संविधान के साथ खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह लग गया। आदरणीय सभापति जी, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुड़ी पड़ी है। एक किताब को मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब में जो लिखा गया है, उसमें प्रधानमंत्री उस समय के मेरे पहले जो प्रधानमंत्री थे उनको कोट किया। उन्होंने कहा है, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा है, जो किताब में लिखा गया है। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि पार्टी अध्यक्ष सत्ता का केंद्र है। सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेह है। इतिहास में पहली बार
इतिहास में पहली बार संविधान को ऐसी गहरी चोट पहुंचा दी गई। संविधान निर्माताओं ने चुनी हुई सरकार और चुने हुए प्रधानमंत्री की कल्पना की हमारा संविधान था, लेकिन इन्होंने तो प्रधानमंत्री के ऊपर एक गैर संवैधानिक और जिसने कोई शपथ भी नहीं लिया था, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल पीएमओ के भी ऊपर बैठा दिया। पीएमओ के ऊपर आघोषित दर्जा दे दिया गया। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं और एक पीढ़ी आगे चले। अब उस पीढ़ी ने क्या किया? भारत के संविधान के तहत देश की जनता जनार्दन सरकार चुनती है और वो सरकार का मुखिया कैबिनेट बनाता है। ये संविधान के तहत है। इस कैबिनेट ने जो निर्णय किया, संविधान का अपमान करने वाले अहंकार से भरे लोगों ने पत्रकारों के सामने कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दिया। संविधान को हर मौके पर संविधान के साथ खिलवाड़ करना, संविधान को न मानना, ये जिनकी आदत हो गई थी। आप दुर्भाग्य देखिए, एक अहंकारी व्यक्ति कैबिनेट के निर्णय को फाड़ दे और कैबिनेट अपना फैसला बदल दे। ये कौन सी व्यवस्था? आदरणीय सभापति जी, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो संविधान के साथ क्या हुआ उसी की बात कर रहा हूं। उस समय करने वाले पात्रों को लेकर किसी को परेशानी होती होगी, लेकिन बात संविधान की है। मेरे मन के और मेरे विचारों को मैं अभिव्यक्त नहीं कर रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस ने निरंतर संविधान की अवमानना की, संविधान के महत्व को कम किया। कांग्रेस इसके अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। संविधान के साथ धोखेबाजी कैसे करते, संवैधानिक संस्थाओं को कैसे नहीं मानते थे, इस देश में बहुत कम लोगों को मालूम होगा। 370 की तो पता है सबको, 35A का पता बहुत कम है। संसद में आए बिना, जबकि संसद में आना पड़ता, संसद को ही अस्वीकार कर दिया गया। भारत के संविधान का अगर कोई पहला पुत्र है तो संसद है, उसको भी उन्होंने गला घोटने का काम किया। 35A जो संसद में आए बिना उन्होंने देश पर थोप लिया, और अगर 35A न होता तो जम्मू कश्मीर में जो हालत पैदा हुई वो हालत पैदा न हुई होती। राष्ट्रपति के आदेश पर ये काम किया गया और देश की संसद को अंधेरे में रखा गया। ये संसद का अधिकार था, कोई अपनी मनमानी से नहीं कर सकता था, लेकिन अब उनके पास बहुमत था, कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया क्योंकि पेट में पाप था। देश की जनता से छुपाना चाहते थे। आदरणीय सभापति जी, इतना ही नहीं, बाबा साहब आंबेडकर जिनके प्रति आज सम्मान का भाव सब कोई अनुभव कर रहा है, और हम लोगों के लिए तो बहुत विशेष है, क्योंकि हम लोगों के लिए तो
जीवन में बहुत बड़ी जो कुछ भी रास्ते मिले ना वहीं से मिले हैं। आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर, इनके प्रति भी इनके मन में कितनी कटुता भरी थी, कितना द्वेष भरा था। मैं आज उसके डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब अटल जी की सरकार थी तब बाबा साहब आम्बेडकर, उनका जो महापरिनिर्वाण भूमि है वहां पर अलीपुर रोड पर अटल जी की सरकार में बाबा साहब आम्बेडकर जी के स्मृति में स्मारक बनाना तय हुआ। अटल जी के समय नहीं हुआ। दुर्भाग्य देखिए, 10 वर्ष यूपीए की सरकार रही, उसने इस काम को नहीं किया, न होने दिया। बाबा साहब आम्बेडकर का जब हमारी सरकार आई, बाबा साहब आम्बेडकर के प्रति हमारा श्रद्धा होने के कारण हमने अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल बनाया और उसका काम किया। आदरणीय सभापति जी, दिल्ली में जब बाबा साहब आम्बेडकर के 1992 में, उस समय चंद्रशेखर जी कुछ समय थे, तब निर्णय किया गया था आम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर यही जनपद के पास। 40 साल तक वो कागज में ही पड़ा रहा, नहीं किया गया। और तब जाकर के 2015 में हमारी सरकार आई और हमने आकर के इस काम को पूरा किया। बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम भी जब कांग्रेस सत्ता जब आ गई तब संभव हुआ। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, बाबा साहब आम्बेडकर के 125 साल तो हमने पूरी दुनिया में बनाए थे, विश्व के 120 देशों में बनाने का काम किया था। लेकिन जब बाबा साहब आम्बेडकर की शताब्दी थी तब अकेली बीजेपी की सरकार थी मध्य प्रदेश में। सुंदरलाल जी पटवा हमारे मुख्यमंत्री जी थे और महू में जहां बाबा साहब आम्बेडकर जी का जन्म हुआ था उसको एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्माण करने का काम सुंदरलाल पटवा जी जब मुख्यमंत्री थे तब मध्य प्रदेश में शताब्दी के समय भी उनके साथ यही किया गया था। आदरणीय सभापति जी, हमारे देश में बाबा साहब आम्बेडकर एक दीर्घदृष्टा थे। समाज के दबे कुचले लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध थे और एक लंबे सोच के साथ भारत को अगर विकसित होना है तो भारत का कोई अंग दुर्बल नहीं रहना चाहिए, ये चिंता बाबा साहब को सताती थी। और तब जाकर के हमारे देश में आरक्षण की व्यवस्था बनी। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोगों ने धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के नाम पर आरक्षण के अंदर कुछ न कुछ नुक्से देने करने का प्रयास किया और इसका सबसे बड़ा नुकसान SC, ST और OBC समाज को हुआ है।